हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज जो है राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम से हमारा होगा। इकोनॉमिक्स का अभी सीरीज चल रहा है, आप लोग को पता होगा, एनसीईआरटी वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव साथ में ही। तो आज का चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक प्रश्न या दो प्रश्न आता ही आता है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए, हम एक एक करके हर लाइन को देखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव जस्ट लगाएंगे। चलिए, क्या कर रहा है, किसी निश्चित अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होती है। इसका कहना है कि किसी निश्चित समय के लिए एक देश का जो है ना राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक में जितना भी उत्पादित वस्तु सब है, मतलब अंतिम ही हो जाता है उतना डेट तक के लिए, और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होती है। अब राष्ट्रीय आय से पूछे तो घरेलू आय प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। तो राष्ट्रीय आय बराबर हमारा क्या हो जाता है, घरेलू आय प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। चलिए, नेक्स्ट क्या है हमारा कि राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जन्मदाता किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, साइमन कुजनेट्स। आप लोग भी पढ़े होंगे कि राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो साइमन कुजनेट्स को। नेक्स्ट क्या है हमारा, 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो पीसी महालनोबिस। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पूछे कि वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो पीसी महालनोबिस। बहुत पूछता है। भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर मंद होने का मुख्य कारण क्या है, तो उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात और जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे है, भारत में अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र बचत सर्वाधिक योगदान करता है, तो घरेलू क्षेत्र। कह रहा है कि भारत में अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र जो है बचत में सर्वाधिक योगदान करता है, तो घरेलू क्षेत्र। भारत की घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा किसका है, तो भौतिक परिसंपत्तियों का। भौतिक परिसंपत्तियों का घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा है। आगे देखेंगे हम लोग, वर्तमान में भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो बिहार। पूछे वर्तमान में भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो बिहार। और इससे रिलेटेड एक चीज़ और याद रख लीजिए, साक्षरता दर भी जो है सबसे कम है बिहार की, और जनसंख्या घनत्व में जो पूछे तो बिहार सबसे 1 नंबर पर है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में किया था। इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई थी। प्रश्न पूछ देता है कि पुस्तक जो है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा है, तो दादा भाई नौरोजी ने लिखा है। और जो आपको सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना भी इन्होंने ही की है। अपनी पुस्तक में जो है 20 रुपये का उल्लेख किया है प्रति व्यक्ति आय। चलिए, वर्तमान में किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो गोवा में है। बोल रहा है वर्तमान में किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो गोवा में। भारत में राष्ट्रीय आय समंको का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ध्यान रखिएगा, CSO जिसे बोलते हैं, CSO, सेंट्रल स्टेटिक्स ऑफिस। CSO, तो भारतीय राष्ट्रीय आय समंको का आकलन पूछे तो CSO द्वारा किया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO द्वारा तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO का विलय कर किस नई संस्था को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO का। दोनों का विलय करके CSO और NSSO का विलय करके जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO का गठन करने का निर्णय लिया गया है। चलिए, आगे क्या है हमारा, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, पूछता है प्रश्न में, तो राष्ट्रीय आय से है। आप लोग दूसरा चीज मत समझ लीजिएगा, हिंदू वृद्धि दर जनसंख्या से मत समझ लीजिएगा, ये राष्ट्रीय आय से संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर MCA 21 मिशन मोड प्रोजेक्ट किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया, तो कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा। एक खुली अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है, तो C+I+G+X-M। ध्यान रखिएगा, इसमें बता दिया गया C क्या है, तो उपभोग है। सकल निवेश I यानी सरकारी व G और निर्यात X और आयात M से डिनोट करते हैं। इसका फुल फॉर्म भी दिया हुआ है, देख लीजिएगा आप लोग। सकल घरेलू उत्पाद GDP के आधार पर विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है, तो भारत। चलिए, मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन एवं अप्रत्यक्ष कर के प्रभाव को शामिल कर संकलित GDP को क्या कहा जाता है, तो नॉमिनल GDP कहा जाता है। नॉमिनल GDP कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन और अप्रत्यक्ष कर के प्रभाव को शामिल कर GDP को क्या कहा जाता है, नॉमिनल GDP। भारत में सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा भाग किस आर्थिक क्षेत्र से प्राप्त होता है, तो सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है।
भारत की राष्ट्रीय आय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था कितना प्रतिशत योगदान है? लगभग 46%। भारत की राष्ट्रीय आय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का कितना प्रतिशत योगदान है? तो 46% का। सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? तो राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन। सकल राष्ट्रीय उत्पाद पूछे क्या है? तो राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन। राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1950 में। 1950 में हुई थी। चलिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर स्वीकार की गई थी? तो सी रंगराजन समिति। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर स्वीकार की गई थी? तो सी रंगराजन समिति। जीडीपी आंकड़ों में आधार वर्ष 2004-05 को बदलकर कौन सा नया आधार वर्ष दिया गया? तो 2011-12। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर 2017-18 करने का प्रस्ताव है। चलिए, नेक्स्ट नीचे क्या दिया हुआ हमारा इम्पोर्टेंट है कि पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर ही 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 29 जून को ही राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर। चलिए, नीचे ऑब्जेक्टिव आ जाता है हमारा राष्ट्रीय आय से। चलिए, एनसीईआरटी से है तो इम्पोर्टेंट ये भी बहुत ही है। चलिए, ध्यान से लगाइएगा। राष्ट्रीय आय से अभिप्राय है। राष्ट्रीय आय से अभिप्राय क्या है? तो साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। आगे है, यदि एक दी हुई समयावधि में कीमती तथा मौद्रिक आय दोनों दुगुनी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगी? तो अपरिवर्तित रहेगी। ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगी। आगे हमारा, यदि सैद्धांतिक रूप से आर्थिक विकास की कल्पना की जाती तो इनमें से एक को साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता है। तो इसका हो जाएगा विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि। ऑप्शन बी हो जाएगा। यह विचार कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए व्यक्त किया गया था। तो राइट आंसर आ जाएगा अमर्त्य सेन द्वारा। ऑप्शन ए अमर्त्य सेन द्वारा। आगे है, किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। छठा देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद गणना करने की विधि नहीं है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका हो जाएगा हासमान लागत विधि नहीं है, उत्पादन विधि है, आय विधि है और व्यय विधि है। चलिए, निम्न कारणों से सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम है। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा कीमत की तुलना में मजदूरी कम। ऑप्शन डी हो जाएगा। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा साइमन कुजनेट्स। साइमन कुजनेट्स अभी पढ़े थे हम लोग। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए, फिर से इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो अभी बताए थे किससे संबंधित है? तो जीडीपी से। जीडीपी से है संबंधित। ऑप्शन बी। आगे देखेंगे, और जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को। ऑप्शन ए डॉक्टर मनमोहन सिंह। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो हो जाएगा प्रति व्यक्ति उत्पाद। ऑप्शन डी हो जाएगा। किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है तो किससे होता है? तो हमारा हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय से ही। ऑप्शन बी। 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम किसने अभिनिश्चित किया? तो इसका जो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, अभी बताए थे। और किस पुस्तक में? पॉवर्टी एंड अनबिटिश रूल। ध्यान रखिएगा। चलिए, आगे हमारा 14। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? 1949 में पूछा है। तो हमारा राइट जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी आ जाएगा, पीसी महालनोबिस। ऑप्शन बी। किसी अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? तो वी.के.आर. वी राव। वी.के.आर. वी राव। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय आय को मापने की विधि नहीं है? तो जो है पहले वो देख लेते हैं हम लोग। तो आय विधि है, व्यय विधि है और मूल्यवर्धित विधि है, निवेश विधि नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। 17 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका जो हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, अभी बताए थे नेशनल NSO। ध्यान रखिएगा, या CSO भी बोल सकते हैं, उसी का विलय करके ही बनाया गया है। CSO भी बोल सकते हैं। भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़ों कौन एकत्रित करता है? कौन एकत्रित करता है? इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 18 का हमारा ऑप्शन ये आ जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। आगे हमारा, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय का अंग हो सकता है? राष्ट्रीय आय का अंग हो सकता है तो इसका हो जाएगा स्वयं अधिकृत घर का आरोपित कर। आगे है, किसी देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि उस देश में पूंजी निर्माण होता है। गैर मजदूरी आय से अभिप्राय है, इसका हो जाएगा
किराए से आय, लाभ से आय और ब्याज से आय, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा हमारा। 22 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? तो कौन सा इनमें से नहीं है? सीधा दिख रहा है हमारा, प्राकृतिक संसाधनों की कमी। चलिए, शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी प्राप्त किया जाता है। एनडीपी पूछ देता है कि कैसे प्राप्त किया जाता है, तो सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास घटाकर, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस एक का भारत में घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा है? तो भौतिक परिसंपत्तियों का भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का कारण है। तो ऊंचा पूंजी बटे उत्पाद अनुपात। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाता है? तो स्व उपभोग हेतु उत्पादित वस्तुएं, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? अभी बताए थे, औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो 27 का जो राइट आंसर आ जाएगा हरियाणा, ऑप्शन डी हरियाणा। औसत प्रति व्यक्ति आय तो अभी पढ़े थे हम लोग, सर्वाधिक गोवा का बताया था, गोवा का। अब पता नहीं इसमें क्यों आंसर ये दिया हुआ है, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, शायद गोवा ही होना चाहिए, क्योंकि अभी गोवा पढ़े थे हम लोग कि सब किस राज्य में सर्वाधिक जो है औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, और सबसे कम पूछा था प्रति व्यक्ति आय बिहार में बताए थे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कारक आय का घटक नहीं है? तो इसका हो जाएगा निगम कर। हो सकता है हरियाणा भी होगा, तो ऑप्शन में जो हिसाब से दिया गया है, और गोवा भी होगा ही, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी। चलिए, यही कॉन्फिडेंस आता है जब आप लोग सही से पढ़ते हैं, तो इसको कॉन्फिडेंस कहते हैं कि गोवा होगा। अगर ऑप्शन में दिया हुआ तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हरियाणा हो सकता है तो हरियाणा होगा, नहीं तो हमारा इनमें से कोई नहीं मारते अगर हरियाणा और गोवा दोनों नहीं होता तो। किसी अर्थव्यवस्था में मांग निश्चित रूप से बढ़ेगी यदि क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही हो। चलिए, एक देश की घरेलू आर्थिक सीमा में सम्मिलित होती है, सही उत्तर चुने, इनमें से बोल रहा है। तो सही उत्तर हम लोग चुनेंगे तो भौगोलिक सीमा, राजनीतिक सीमा, वायुमंडलीय सीमा और सामुद्रिक सीमा सभी हो जाएगा। व्यक्तिगत आय से प्रति व्यक्तिगत प्रजीव आय पर पहुंचने का सूत्र है, तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर। उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिणामित नहीं हो पाता? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात, ऑप्शन बी। कोविड-19 महामारी के कारण सरकार द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च को सकल घरेलू उत्पाद के 1% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? उस समय की बात है, तो ध्यान रखिएगा 2.5 से 3%। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा सेवा क्षेत्र है, सर्विस सेक्टर, थर्ड सेक्टर, ट्रेजरी सेक्टर जिसे बोलते हैं। और ये पहला हो जाएगा हमारा कृषि, दूसरा हो जाएगा उद्योग, ये तीसरा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। सकल मूल्यवर्धन जीबीए की अवधारणा से किस वित्तीय वर्ष में प्रारंभ किया गया? तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी आ जाएगा 2015-16 में। 36 देखेंगे हम लोग, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक प्रमुख समस्या है, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा असंगठित क्षेत्र, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यवर्धित शब्द को सही स्पष्ट करता है? तो इसका हो जाएगा किसी फर्म का निवल योगदान, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय मापने का निम्नलिखित में से कौन सा सही आधार वर्ष है? तो इसका हो जाएगा 11-12, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय न्यूनतम है? तो बिहार, ऑप्शन ए बिहार। अभी पढ़े थे हम लोग, भारत में एक वित्त वर्ष होता है, ये बहुत पूछता है, फाइनेंशियल ईयर, डेट पूछता है, बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं इसमें। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष। भारत निम्नलिखित क्षेत्र में से कौन सा एक क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है? तो अभी क्या पढ़े थे हम लोग? घरेलू क्षेत्र ही। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो आ जाएगा 29 जून। और किसके जन्मदिन पर? पीसी महालनोबिस। MCA 21 पहल किस मंत्रालय से संबंधित है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय। MCA 21 पूछे किस मंत्रालय से संबंधित है, तो कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय से। चलिए, वीडियो आशा है कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आप लोग अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।